नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर लगे सबसे बड़े आरोप की। जी हां, बात होगी बिहार में दम तोड़ती कानून व्यवस्था की भी और बिहार पुलिस की करतूत की। इसके अलावा हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने हिम्मत दिखाकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने से बचा लिया और पति को सबक भी सिखाया। बिहार से जुड़ी इन खबरों के अलावा हम बात करेंगे झारखंड की, जहां पर सीएम रघुवर दास आज 5000 किसानों के बीच एक गांव में पहुंचे और कृषि चौपाल उन्होंने लगाई। और आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे देवघर में पीएम के सपने पर ताला लग चुका है। लेकिन सबसे पहले बात बीएसईबी की करते हैं। जी हां, वही बीएसईबी जहां पर 1000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है। जी हां, सही सुना आपने, इस बार बिना किसी विवाद के इंटर का रिजल्ट जारी हुआ तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, शिक्षा विभाग और सरकार ने राहत की सांस ली। लेकिन मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने से पहले आंसर शीट गायब होने का मामला और अब बोर्ड पर 1000 करोड़ के घोटाले के आरोप ने एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर पर अब तक का ये सबसे बड़ा आरोप लगा है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर ने इसे लगाया और नवल किशोर का ये कहना है कि बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने गड़बड़ झाला कर 1000 करोड़ का घोटाला किया है। बीजेपी नेता का आरोप है कि वसुधा केंद्र के नाम पर आनंद किशोर ने 45 करोड़ रुपए की उगाही की है। उन्होंने इंटर में दागदार कंपनी को टेंडर देने के फैसले पर भी सवाल उठाए और इसे पैसे की लेन देन की नजर से देखा। तो एक तरफ बिहार में सत्ता सहयोगी पार्टी अपने ही सिस्टम पर आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद शिक्षा मंत्री ने खुद आनंद किशोर की तारीफ की थी। अब सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है। मैं मांग करता हूं कि इसको हटाते हुए और इसके पूरे कार्यकाल को रिजल्ट से लेके वित्तीय गबन तक का इसको इंडिपेंडेंट कोई संस्था से या सीबीआई से इसके जांच करानी चाहिए। इसने लगभग 1000 करोड़ रुपया का घोटाला वहां से किया है। इसने वसुधा केंद्र के नाम पर 40 से 50 करोड़ रुपया लिया, 45 करोड़ रुपया लगभग लिया लास्ट ईयर। वसुधा केंद्र काम नहीं किया और उसके पैसे ही नहीं लौटाए। और इसको सरकार ने फिर ऑनलाइन करने के लिए, डिग्री में एडमिशन के लिए जो दिया है, उसका एकमात्र कारण है लगभग 95 करोड़ से 125 करोड़ रुपए का वहां इनको व्यवसाय नजर आ रहा है। ये ऑबलाइजिंग संस्था बन गया। और जिस कंपनी को इन्होंने इंटरमीडिएट के रिजल्ट के लिए दिया, वो 3 स्टेट में दागदार थे, कंपनी बैंडेड थे। और उस कंपनी यहां भी काम छोड़ के भाग गया और उसके पैसा भी भुगतान कर दिया। रिजल्ट भी खराब हुआ। रिजल्ट बाप के नाम पर जगह पर बेटा का नाम, बेटा के नाम पर जगह के बाप के नाम। बिहार में कानून कहां है? दरअसल सूबे में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर जो हालात बने हुए हैं, उससे ये सवाल उपजा है, जिसका जवाब ढूंढे नहीं मिल रहा। पिछले 24 घंटों की बात कर लें तो इसके भीतर बिहार में 4 मर्डर हुए और एक शख्स का मर्डर करने की कोशिश की गई। 5 अलग अलग शहरों में हत्या और हत्या की कोशिश को अंजाम दिया गया। गया, नौगछिया, लखीसराय, भागलपुर और मोतिहारी में अपराधियों ने मौत का खेल खेला। गया में बीएमपी जवान गुड्डू शर्मा की हत्या कर दी गई, तो वहीं नौगछिया में स्टेशन मास्टर की हत्या की गई। भागलपुर की बात करें तो शंकर यादव को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया, जबकि मोतिहारी में आरटीआई एक्टिविस्ट को अपराधियों ने गोली मार दी। इसके अलावा अपराधियों ने लखीसराय में एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए और अस्पताल में फिलहाल इलाजरत हैं। इन अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। लेकिन जब बात एक गरीब को सताने और टॉर्चर करने की आती है तो पटना पुलिस उसमें इंसानियत की सारी हदें लांघ जाती है। मुफ्त में सब्जी न देने पर पुलिस सब्जी विक्रेता के नाबालिग बेटे को जेल भेज देती है, जबकि नाबालिग को जेल भेजना कानूनन गलत है। उस बेगुनाह पर लूट का झूठा आरोप लगाकर पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। सूबे में बढ़ते क्राइम और करप्शन पर पुलिस और सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, तो फिर ये क्या है, जिसका जवाब न शायद पुलिस के पास है और न सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के पास है। तो 4 तस्वीरें चलिए हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों पर नजर डालिए, ये आपको सूबे में कानून व्यवस्था की हालत साफ साफ दिखा देंगे। जी हां, गया, नौगछिया, लखीसराय और भागलपुर में अपराधियों ने मौत का खेल खेला और सभी जगहों पर अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो सवाल है कि सूबे में कानून व्यवस्था की ऐसी हालत क्यों है?
अब जरा इसको भी समझ लीजिए। जी हां, दरअसल पटना पुलिस का जोर कानून व्यवस्था को बनाए रखने से कहीं ज्यादा गरीब और लाचार लोगों पर वर्दी की हनक कायम करने पर है। पटना में एक गरीब जब खाकी की रंगबाजी को चुनौती देता है तो पुलिस उस परिवार की नींद उड़ा देती है। पुलिस से दुश्मनी मोल लेने वाले एक सब्जी बेचने वाले से पुलिस ने कैसे दुश्मनी निकाली, इस रिपोर्ट के जरिए जरा देखिए। पटना की जुल्मी पुलिस की घिनौनी करतूत। गरीब सब्जी दुकानदार पर बरपाया कहर। मुफ्त में सब्जी न देने पर लिया खौफनाक बदला। गरीब के मासूम बेटे की बर्बाद कर दी जिंदगी। पटना पुलिस की सितम का मारा यह गरीब परिवार आज पुलिस से आंखें मिलाने की सजा भुगत रहा है। सब्जी बेचकर पेट पालने वाला यह परिवार पुलिस को ना कहने का खामियाजा भुगत रहा है। पटना की मुफ्तखोर पुलिस को मुफ्त में सब्जी न देने की हिम्मत दिखाने वाले इस परिवार की हिम्मत अब टूटने लगी है, क्योंकि अब पुलिस से मोल ली लड़ाई में इस परिवार के मासूम बेटे का भविष्य दांव पर लग गया है। इस परिवार की खता और उस खता की पुलिसिया सजा की पूरी दास्तान इस लाचार बाप से सुन लीजिए। सब्जी बेचता था, सब्जी पुलिस को देते थे और फ्री में दे देता था, ले जाता था। अगम कुआं थाना। कौन ले जाता था? वहाँ के पुलिस लोग आते थे गाड़ी से, अथी में पेट्रोलिंग में, उस वक्त अपना लेता था, चलते बनता था फ्री में। और नहीं देने के कारण जो है वो कहा था पहले कि ठीक है इसका थोड़ा बुरा समझा दे, बुरी परिणाम मिलेगा, समझ जाएगा। इसलिए मेरा बच्चा को जो है एक साजिश के तहत झूठा आरोप लगा करके बच्चा को बाईपास थाना में झूठा आरोप लगा कर फंसा दिया। 2 सदा दृश्य से आए और मेरा बच्चा को जो है बोले कि चलिए बड़ा बाबू आपको बुला रहे हैं। इस पर हमारा बड़ी बच्ची जो है संगीता कुमारी, वह मना किया, कैसे नहीं जाएगा, जब तक मेरा गार्जियन नहीं आते तब तक नहीं जाने देंगे। उसने कहा कि हम पुनः वापस तुरंत कर देंगे। जब नहीं पुनः वापस नहीं आया तब जो है हम लोग सुबह 20 तारीख को थाने पर गए पता करने के लिए, तो वहाँ पर पुलिस जो है कहा कि हाँ हम लोग बच्चा को आपको नहीं लाए। जब इस बात को सूचना मिला तो हम जो है से अपहरण का मामला दर्ज करने के लिए पत्रकार नगर थाना में गए, तो वहाँ पर भी तब जाके खुलासा किए कि आपका बच्चा जो है चोरी और डकैती के आरोप में बाईपास थाना में उसका FIR हुआ और वहाँ से वो जेल भेज दिया गया। सुना आपने, पटना की मुफ्तखोर पुलिस को जब एक दिन इस सब्जी दुकानदार ने मुफ्त में सब्जी देने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने इस गरीब को सबक सिखाने की ठानी और इसके मासूम बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच डाली। 14 साल के नाबालिग को पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए फर्जी केस में आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। इस बारे में जब पटना पुलिस के मुखिया मनु महाराज से पूछा गया तो जांच के आगे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हमारे पास उसके परिजन आके मिले थे और उन्होंने बोला है कि बच्चा जुवेनाइल है, उसकी जांच होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने प्रस्तुत किए हैं वो जांच के तहत उसको देखा जाएगा। उनका एक आरोप है कि घर से ले गई पुलिस और वो करी, वो भी जांच का विषय है। CCTV कैमरा भी हम लोग देखेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। माना कि अपने मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों की करतूत से नजरें झेप जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पीड़ित परिवार को परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों को जांच के नाम पर बचाने की कोशिश की जाए। पंकज के पिता का दावा है कि इसी CCTV कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यहाँ पर कई CCTV कैमरे लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये गंभीर आरोप लगा है उससे पटना पुलिस गंभीर सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि अधिकारी अपने मातहतों की पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते हैं और इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी भी शख्स को अपराधी बनाने से गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पंकज के परिजनों ने गंभीर सवाल खड़ा किया है उसका जवाब आखिरकार कौन देगा? कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हमारे देश में पत्नी अब पतियों की हर बात सिर झुकाकर नहीं मानती। जी हां, उनके अत्याचार मुंह बंद कर नहीं सहती हैं, क्योंकि पत्नियों को भी उनके अधिकार और कानून की जानकारी है। और इसी जागरूकता और हिम्मत की वजह से एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी शादी का गुनाह करने से कैसे रोका, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गलत है, अगर सही है तो ये तलाक कर रही है, क्या कर रही है, तलाक है, इससे शादी। ये हाई वोल्टेज ड्रामा है एक बेवफा पति के लिए, जो पहली पत्नी को धोखा देकर रचाने जा रहा था दूसरी शादी। बेवफा पति तिलक की बेदी पर बैठ चुका था, तभी उसकी पत्नी पहुंच गई
और मामले का खुलासा हो गया। दरअसल मामला खगौल थाना क्षेत्र के रामपुर का है, जहां पति को तिलक वेदी पर बैठे देख पत्नी गुड़िया आग बबूला हो गई और हंगामा करने लगी। लेकिन पति और ससुराल वाले ने उसे पत्नी और बहू मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गुड़िया ने अपने और पति की कई फोटो लोगों के सामने रखी। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ और तिलक चढ़ाने आए लोगों ने तिलक वापस लेकर चले गए। इतने गंदे था, फोटोग्राफ्स, वीडियो इतने गंदे गंदे सब दिखाने के बावजूद उन्होंने वापस बोला कि इस लड़की को हम बहू नहीं स्वीकार करेंगे, जो ये कहीं से लीगल नहीं है। आप लोग के पास, हम लोग के पास सारा प्रूफ है, उसके बावजूद ये इस तरह से बेचारी भटक रही है अपने 2 बच्चों के साथ। पढ़ाई करता है। शुभम को फादर वकीली करता है। फादर हाँ। वही शादी आप तय किए थे? हाँ। आप लोग कहाँ के रहने वाले हुए? हम लोग आ रहा था। ये पहले से पता था कि इसकी शुभम की शादी पहले हो चुकी है? कहीं से लिंक नहीं था। गुड़िया ने बताया कि पहले पति की मौत के बाद उसने दूसरी शादी रामपुर के रहने वाले शुभम प्रकाश से की। शुभम और गुड़िया पति पत्नी की तरह रहने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद गुड़िया और शुभम की दूरियां बढ़ने लगी और मामला दूसरी शादी तक पहुंच गया। हम अपने पति के घर गए तो उनका देखे कि तिलक चढ़ रहा है। जैसे ही हम रुकवाने का कोशिश किए तो उनकी माँ और लड़का मिलके हमको मारने लगे। हम बस यही चाहते हैं कि पति का साथ हम चाहते हैं बस। दूल्हा बने पति के माता विद्या लक्ष्मी और पिता संजय वकील हैं। इस वजह से कानूनी पेच भी गुड़िया के ससुराल वालों ने लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। ये हम मानते हैं, ये जो फोटोग्राफ दिखाई है, ठीक है ना, ये हम मान रहे हैं कि फोटोग्राफ सही है, इसमें 2 मत नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि किसी भी कम उम्र के लड़के को गुड़िया भी मिलेगी तो उसको एक्सेप्ट कुछ देर के लिए करेगा। एक महिला ने थाना में आकर एक लिखित आवेदन दिया है कि पहले से विधवा थी, उनके पूर्व पति की मृत्यु हो गई है और बाद में लड़के के साथ पति पत्नी के रूप में रह रही थी। आज उनको पता चला कि उस तथाकथित लड़के ने लड़के का तिलक है। इसी सत्यापन में उसके यहाँ गई थी। इनके साथ उस लड़के द्वारा बदतमीजी और मारपीट की घटना खरित की गई है। आवेदन मिला है, आवेदन की जांच की जा रही है, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। बहरहाल पति की बेवफाई से आहत गुड़िया को अब न्याय का इंतजार है। देखना है पुलिस इस मामले को कैसे सुलझाती है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। खबरें भी और भी फिलहाल यहाँ रुक रही। छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किसानों के बीच पहुंचकर कृषि चौपाल लगाई। जी हां, कांके के गांगी गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री इस कृषि चौपाल में शामिल हुए और किसानों के साथ बैठक कर उनकी परेशानियों को समझा। इस कृषि चौपाल में 5000 से ज्यादा किसान शामिल हुए और इस मौके पर सीएम ने कृषि विभाग की योजनाओं का शुभारंभ किया। ये चौपाल सभी प्रखंडों में 20 से 29 जून तक चलेगी और एक ही जगह पर सभी योजनाओं का लाभ इन्हें हासिल होगा। विकास योजनाओं का प्रचार प्रसार घर घर तक किया जाएगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और हर घर तक सरकार की विकास योजनाएं जो हैं वो पहुंचाई जाएंगी। कोशिश सरकार की इस दिशा में। और ये सारी समिति मुखिया या फिर आपके गांव में जो मानकी, मुंडा, मांझी, परगना या फिर उस गांव में जो सामाजिक काम में अभिरुचि रखने वाले लोगों को लेकर हर महीने गांव की बैठक हो। अब उस गांव की चिंता तो भगवान करने आपका नहीं आया, इसलिए गांव के लोगों को ही चिंता करना, हमारे गांव को हम कैसे सुखी संपन्न बना। आप बैठ के योजना बनाएं कि आने वाले बरसात में गांव का पानी, बरसात का पानी गांव में हम कैसे रोके, खेत का पानी खेत में कैसे रोके। ये आपसे बड़ा, किसान से बड़ा कोई इंजीनियर इसको नहीं जानता। हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बैठकर तालाब या चेक डैम या बोराबाद बनाने का निर्णय न लें। ये निर्णय हम जनता को योजना बनाने का और क्रियान्वयन करने का अधिकार हम जनता को विकास समिति के माध्यम से। झारखंड पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग यानी कि सीआईडी के नाम से कभी अपराधी जो है वो थर्राया करते थे, लेकिन आज सीआईडी पर
मामला लटकाने वाली संस्था का ठप्पा लगता जा रहा है। देखिए क्या कुछ है खास रिपोर्ट में। सीआईडी यानी हाई प्रोफाइल मामलों का कब्रगाह। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि राज्य झारखंड सीआईडी के बारे में ये कहावत प्रचलित हो चुकी है। सीआईडी द्वारा जांचे जा रहे कुछ महत्वपूर्ण मामलों को देखें तो ये कहावत सही प्रतीत होती है। चर्चित बकोरिया मुठभेड़ मामला, 514 फर्जी नक्सली सरेंडर मामला, राजू धानु का हत्याकांड, बुंड पुलिस हाजत में किशोर रूपेश स्वांसी की मौत का मामला, थाने से निकलकर पेड़ से लटक कर सरोज की जान देने का मामला। ये सभी सीआईडी द्वारा जांच किए जा रहे चर्चित मामले हैं जो बहुत दिनों तक सुर्खियों में तो रहे लेकिन अब तक अनसुलझे हैं। इन मामलों को झारखंड सीआईडी कई सालों से सुलझाने का प्रयास कर रही है लेकिन अब तक रहस्य बना हुआ है। जानकारों की माने तो अगर कोई अधिकारी किसी मामले को सुलझाने के करीब होता भी है तो उसकी पूरी टीम को बदलकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आपराधिक मामलों का कब्रगाह आप ठंडे बस्ते में भेज दिए, वहाँ जांच के नाम पर जांच होती रहती है कि जांच चल रही है। फलाफल क्या निकलता है ये किसी के समझ में नहीं आता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो सीआईडी बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है अपराध अनुसंधान के मामले में। अगर मुंबई की बात करें आप तो वहाँ का क्राइम ब्रांच हमेशा चर्चा में रहता है। उसी तरह से ये सीआईडी है। जो मामले जिला पुलिस सुलझा नहीं सकती है उन मामलों को सीआईडी को दिया जाता है। हालांकि सीआईडी के एडीजी ने इस बात से इनकार किया है और उनकी माने सीआईडी हर उस बड़े मामले को सुलझा रही है जिसे सुलझाने में जिला पुलिस नाकामयाब होती है। एडीजी के अनुसार आज भी सीआईडी 170 मामलों की जांच कर रही है जिसमें सबसे ज्यादा मानवाधिकार से जुड़े मामले, संगठित अपराध के मामले और नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ मिलकर ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मामले शामिल हैं। सीआईडी में वर्तमान में 170 मामले अनुसंधान हेतु लंबित हैं जिसमें से सर्वाधिक 70 मामले हमारी मानवाधिकार शाखा जो कि मुख्य रूप से पुलिस मुठभेड़ तथा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामले देखती है। कुल 70 मामले लंबित हैं। इस वर्ष में पुलिस अभियान में पुलिस को आश्चर्यजनक रूप से अच्छी सफलताएं मिली हैं। करीब 20 से अधिक मुठभेड़ जनवरी माह से अब तक हुई हैं। वो उन सभी कांडों का अनुसंधान सीआईडी द्वारा किया जा रहा है। सीआईडी के एडीजी चाहे लाख दावे कर लें लेकिन सच्चाई यही है कि लोग अब सीआईडी के बदले सीबीआई जांच की मांग ज्यादा करते हैं। ऐसे में जरूरत है कि राज्य पुलिस की इकाई लोगों की धारणा को तोड़े और मुंबई क्राइम ब्रांच की तरह एक तेज तर्रार विंग के रूप में उभर कर सामने आए। मनोज कुमार, न्यूज़ 18, रांची। तो इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल कुछ और बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। नमस्कार।